जैसे ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, हमारे बॉडी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं इपीथेलियल टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। भाई, हमारे बॉडी का सबसे डाइवर्स टिश्यू और सबसे ज्यादा एबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये हमारे बॉडी का मोस्ट डाइवर्स और मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है। ऐसा कोई भी टिश्यू है, उसमें सेल्स रहता है, मैट्रिक्स रहता है और फाइबर्स रहते हैं ना। मतलब जैसे ही अगर आप इस बिल्डिंग को देखते हैं तो इस बिल्डिंग में आपको ब्रिक्स मिलेगा, वैसे टिश्यू में सेल्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर दो ब्रिक्स को होल्ड करके रखने के लिए बीच में सीमेंट होता है, वैसे इधर मैट्रिक्स होता है। और जैसे स्ट्रेंथ इधर प्रोवाइड करना है, इसमें स्टील के रॉड लगे हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर फाइबर्स होते हैं, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स तो ऑब्वियसली हर टिश्यू में सेल होते हैं। मैट्रिक्स भी होता है जिसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, और फाइबर्स भी होते हैं। मैट्रिक्स को देखते हैं। देखो, वो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी कई सारी होती है। जैसे मैट्रिक्स हो सकता है कि सेमी सॉलिड मैट्रिक्स हो। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि घी की तरह, जैसे मान लो। तो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स वाले का एग्जांपल है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मैट्रिक्स भी हो सकता है। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब वो टिश्यू फ्लो कर रहा है फ्लूइड की तरह, जैसे ब्लड, है ना, लिम्फ, इनका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैट्रिक्स सॉलिड और प्लायबल हो। सॉलिड और प्लायबल मैट्रिक्स, सॉलिड, प्लायबल का मतलब होता है फोल्डेबल। तो मैट्रिक्स सॉलिड और प्लायबल होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैट्रिक्स सॉलिड नॉन प्लायबल हो। जैसे मैट्रिक्स होता है बोन का मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है, और नॉन फोल्डेबल होता है, नॉन प्लायबल होता है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। यस, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भाई थ्री टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड देन रेटिकुलर फाइबर। इसको देखते हैं। देखो, जो हमारा कोलाजन फाइबर है ना, उसको व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। इलास्टिक फाइबर जो होता है, उसको येलो फाइबर भी कहते हैं। और रेटिकुलर फाइबर जो होता है, उसको ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होता है। कोलाजन फाइबर देखिए, कोलाजन फाइबर आपको हमेशा बंडल में मिलेगा। यस। और ये किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? इट मेड बाई कोलाजन प्रोटीन। मेड बाई कोलाजन प्रोटीन। इलास्टिक फाइबर जो होता है ब्रांच्ड होता है, बंडल में नहीं होता है। एंड इट्स मेड बाई कोल इलास्टिन प्रोटीन। और ये है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर देख लो आप, हाईली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड। और ये रेटिकुलिन प्रोटीन का बना हुआ। कोलाजन फाइबर इज बंडल, अनब्रांच्ड। इलास्टिक फाइबर इज ब्रांच्ड, and reticular fiber is highly branched like a network. Then this collagen fiber provides strength to connective tissues. ये inelastic होता है फाइबर, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। फिर इलास्टिक फाइबर जो होता है स्ट्रेचेबल होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और रेटिकुलर फाइबर जो होता है सॉफ्ट होता है, डेलिकेट। कोलाजन फाइबर को अगर आप हीट करोगे ना, यस, कोलाजन फाइबर को हीट, आई मीन मॉइस्ट हीट करोगे। मॉइस्ट हीट समझ रहे हैं क्या होता है? आप उसको बॉयल करोगे तो आपको एक मटेरियल मिलेगा, जिलेटिन। इलास्टिक फाइबर जो है, इलास्टिक फाइबर इज मोर रेसिस्टेंट टू हीट, एसिड और अल्कली। तो इसको बॉयल करने पे आपको जिलेटिन और ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर मैंने कंपेयर किया डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। अब चलिए कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाई करते हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू को ना आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, which include I mean connective tissue proper, which include loose connective tissue and dense connective tissue। भाई, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होता है और फाइबर कम होता है। फाइबर क्या होता है? टिश्यू को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना।
तो यहां पर क्या होगा कि फाइबर कम रहता है और मैट्रिक्स ज्यादा रहता है, इसलिए टिश्यू जो है लूज सा दिखता है। दूसरा टिश्यू जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स ज्यादा होते हैं, बहुत मजबूत होता है टिश्यू, और मैट्रिक्स जो होता है वो कम होता है। फाइन। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो टाइप है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी दो टाइप है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। भाई अगर टिश्यू के अंदर फाइबर का अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, सिस्टमेटिक है, तब तो उसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और अगर यहाँ वहां जहां तक ऊपर नीचे है तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा। फिर जो दूसरे टाइप का टिश्यू होता है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्पस होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप है, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आता है बोन, उसमें आता है कार्टिलेज। यस, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन और कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिम्फ। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी की एक पार्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है ना, आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाता है, आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लो होता है मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम। अब एक एक करके सारे टिश्यूज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, मैंने उसी को बनाया। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। क्या? मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में भी अगर कोई सबसे ज्यादा टिश्यू है तो वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। भाई ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है और फाइबर होता है। अगर आप इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स को देखोगे तो पहले ही मैंने बता दिया था कि इसमें मैट्रिक्स जो होता है सेमी सॉलिड होता है। मैट्रिक्स कैसा है भाई? सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है। फाइबर्स, फाइबर्स, ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। ठीक है। देखें ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखिए ये एक सेल है, इस सेल को हम लोग कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। भाई ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है ना, इसका दो फंक्शन होता है। एक तो ये मैट्रिक्स सिक्रीट करता है पूरा का पूरा, और दूसरा ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स को सिक्रीट करने का काम करता है। जैसे ये देख लो, ये कौन सा फाइबर सिक्रीट किया जा रहा है? पैरेलल बंडल में कोलाजन फाइबर को। फिर इधर एक और सेल होता है, वो सेल है मैक्रोफाज। देखिए ये जो मैक्रोफाज होता है ना, मैक्रोफाज, ये फेगोसाइटिक सेल होता है। फेगोसाइटिक सेल का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जा करके उसे इंगल्फ कर जाता है और डाइजेस्ट कर जाता है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये खा जाता है। यस। तो फाइब्रो माइक्रोफाज क्या है? ये टिश्यू का अगर कोई पार्ट डेड हो गया, डैमेज हो गया, उसको भी स्केवेंज कर देगा, क्लीन कर देगा। और दूसरा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ तो उसको फेगोसाइट करके डाइजेस्ट कर जाएगा। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ सेल। थर्ड टाइप ऑफ सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल, वो है प्लाज्मा सेल। देखो प्लाज्मा सेल जो होता है ना, ये प्लाज्मा सेल मॉडिफाई होकर के बनता है बी लिम्फोसाइट्स। और प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? इस सेल का काम है एंटीबॉडी सिक्रीट करो, और वो एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। यस। फिर जो नेक्स्ट सेल है वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल देख लीजिए, मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना, आप इस सेल को देखो तो
इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। यस, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तो जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल हो आप उसे क्या कहोगे? ग्रेनुलोसाइट कहोगे। तो इनके साइटोप्लाज्म में खूब सारा ग्रेन्यूल्स होता है, सो दे आर ग्रेनुलोसाइट। ओके। अब इनका जो ग्रेन्यूल होता है, इनके ग्रेन्यूल्स के अंदर 3 टाइप के बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं। एक है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, फुला देता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल का डायमीटर है 2 mm, तो वो इसे 2.5 mm कर देगा। उससे क्या होगा? उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। सो हिस्टामिन इज वेसो डायलेटर। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। यस। नेक्स्ट वन इज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है वो होता है वेसो कंस्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देने का काम। राइट। एंड मतलब हिस्टामिन का ठीक ऑपोजिट इफेक्ट। एंड थर्ड वन इज हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है ये एंटी कोआगुलेंट होता है। भाई एंटी कोआगुलेंट क्या होता है समझिए। वेसो डायलेटर, वेसो कंस्ट्रिक्टर तो समझ गए ना। एंटी कोगुलेंट क्या होता है? एंटी कोगुलेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग को रोकते हैं। अब हिपैरिन जो है चूंकि बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। कभी आप लैब में गए हो ब्लड देने के लिए किसी, आई मीन डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, तो आप देखना वहां पर भी एंटी कोगुलेंट यूज किया जाता है। और वहां के एंटी कोगुलेंट्स का नाम है जैसे ईडीटी, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, सोडियम सिट्रेट। ये भी ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। होप माय पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मोस्ट डाइवर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसमें गैप को फिल करने का काम करता है। मिलेगा कहाँ ये? आप ये पूछो कि कहाँ नहीं मिलेगा। ये आपके बॉडी में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे बॉडी में स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, तो ये मसल्स और स्किन को कनेक्ट करने का काम करता है। ये तो पूरे बॉडी में ही हो गया ना फिर। यस। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा डाइवर्स टिश्यू होता है ना। स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ऑर्गन्स के अंदर गैप को फिल करने का काम करता है। फिर हमने देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, हर टाइप के फाइबर्स होते हैं इसमें। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को देखते, थोड़ा पानी पी लूंगी। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को फैट टिश्यू भी कहा जाता है ना। और ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का अगर प्राइमरी फंक्शन पूछा जाए, तो आपके फूड में आपका जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना, वो फैट की फॉर्म में से फैट टिश्यू के अंदर स्टोर होने का काम करता है। फाइन। अच्छा, ये जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लाइक, it's a adipose connective tissue is modified areolar connective tissue. Yes, it's a modified areolar connective tissue. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। जिस टाइप के सेल्स वहां पर होते हैं, उस टाइप के सारे सेल्स यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, यहाँ भी मास्ट सेल्स होते हैं, यहाँ भी मैक्रोफाज होते हैं, यहाँ भी प्लाज्मा सेल होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक सेल ज्यादा होता है, उसमें वो सेल इक्का दुक्का होता है। वो सेल है एडिपोसाइट और फैट सेल, है ना। ये जो फैट सेल है, इसका काम होता है फैट को स्टोर करना। राइट। फिर आप इसके अगर मैट्रिक्स को देखोगे, तो मैट्रिक्स इसका भी कैसा होता है? इसका मैट्रिक्स सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। और अगर फाइबर्स को देखोगे, तो बिल्कुल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की तरह यहाँ पर भी कोलाजन फाइबर है, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर है, और यहाँ पर भी रेटिकुलर फाइबर होता है। तीनों टाइप के फाइबर। फाइन।
थोड़ा सा एडिपोसाइट मतलब फैट सेल को देखते हैं। फैट सेल का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो क्या है, तो आपको बताना है कि फैट सेल जो होता है वो फैट को स्टोर करने का काम करता है, राइट। भाई ये फैट सेल जो होते हैं ना हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं, समझिए। फैट सेल हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक है ब्राउन फैट सेल और दूसरा है व्हाइट फैट सेल। ठीक है, कौन कौन से सेल? वन इज ब्राउन फैट सेल, अनदर वन इज व्हाइट फैट सेल। जो ब्राउन फैट सेल होता है और व्हाइट फैट सेल को चलो कंपेयर करके देखते हैं। देखो व्हाइट फैट सेल जो होता है ना, इसको मोनोलोकुलर फैट सेल कहते हैं। इस व्हाइट फैट सेल में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक सिंगल फैट बॉडी होती है जिसके अंदर खूब सारा फैट स्टोर रहता है। और ये जो फैट बॉडी है ये साइटोप्लाज्म को ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लेती है। साइड में थोड़ा 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 इधर साइटोप्लाज्म बचता है और साइड में न्यूक्लियस भी रहता है, एक साइड में बिल्कुल न्यूक्लियस रहता है। फाइन। वहीं पर अगर आप ब्राउन फैट सेल को देखोगे तो ब्राउन फैट सेल में क्या होता है, कई सारे फैट बॉडीज होते हैं, पांच छह फैट बॉडी होते हैं और उनके अंदर फैट स्टोर रहता है। फाइन। इसमें कंपैरेटिवली ये जो ब्राउन फैट सेल है, चूंकि इसमें मल्टीपल लोकेशन पर फैट स्टोर रहता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीलोकुलर फैट सेल, राइट। अच्छा देखो, फैट जो होता है ना, फैट का ब्रेकडाउन एक प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन। क्या? बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है लिवर में, राइट। तो सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप देख करके बताएं, जो हमारा व्हाइट फैट सेल होता है, व्हाइट फैट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया लेस होता है और ब्राउन फैट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मोर होता है। इसलिए जो ब्राउन फैट सेल है इसमें फैट का ब्रेकडाउन फास्ट होता है और जो व्हाइट फैट सेल है उसमें फैट का ब्रेकडाउन स्लो होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेस माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन। फिर एक और चीज ऑब्जर्व किया गया है कि ब्राउन फैट सेल जो होता है ना, उसके अंदर ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है। फैट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है। उसका रीजन क्या है? थर्मोजेनिन प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है थर्मोजेनिन प्रोटीन। और इसका फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ डीकपलिंग से है रिलेशन, अभी आपके बियॉन्ड द लेवल है। लेकिन हाँ, they because of presence of this thermogenin protein they produce more heat, right। और ब्राउन फैट टिश्यू किस में ज्यादा होते हैं? पोलर बियर में ज्यादा मिलेगा आपको, न्यूबॉर्न में ज्यादा मिलेगा। देखो जैसे पोलर बियर जो होता है उसको काफी लो टेम्परेचर पर सरवाइव करना होता है ना, तो लो टेम्परेचर पर सरवाइव करने के लिए नेचर ने क्या किया, उसको दे दिया है ब्राउन फैट टिश्यू दिया है कि तुम्हें एनर्जी भी मिलेगा और खूब सारा हीट भी मिलेगा जब इस फैट को ब्रेक करोगे। अच्छा, जो व्हाइट फैट सेल है वो जो एडल्ट होते हैं उनके हिप और बेली में आपको देखने को, ठीक है। वेल जो होती है, वेल का जो स्किन है उसके नीचे एक मोटा सा फैट का लेयर होता है, उसको कहते हैं ब्लबर। ये जो ब्लबर है ना, ये जो अपना ब्लबर है, ये ब्लबर व्हाइट फैट टिश्यू का बना हुआ, ठीक है। कैमल जो होता है, जो कैमल होती है, उस कैमल का जो हम्प होता है, कैमल का हम्प जो होता है उसमें फैट होता है। जी हाँ, वाटर नहीं होता है वहां पर, वहां पर क्या होता है भाई? फैट, राइट। तो ये जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इस एरियोलर कनेक्टिव, सॉरी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन? भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक तो फंक्शन है, ये फैट को स्टोर करके रखने का काम करता है ना, एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है जिसमें ये हीट के इंसुलेटर का फंक्शन करता है, हीट के डिसिपेशन से, डिसिपेशन को हमारे बॉडी से कम करने का काम करता है। और थर्ड जो होता है, समझे, जो थर्ड फंक्शन होता है इसका, वो होता है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इट इज प्रेजेंट अराउंड आवर ब्लड वेसल्स, इट इज प्रेजेंट अराउंड आवर आईज, इट प्रेजेंट अराउंड आवर किडनी एंड इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये तो मैंने बता दिया आपको, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बता बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बता दिया है मेन। और देखते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को देखो आप, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स है नहीं है? भाई कोलाजन फाइबर जो है, एक्सक्यूज मी, कोलाजन फाइबर का रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं है? और इसमें हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी है। यस। तो जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलाजन फाइबर से बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं। यस, राइट। और जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, आई मीन सॉरी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। चलिए टेंडन और लिगामेंट को कंपेयर करते हैं। टेंडन क्या होता है? ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड मतलब क्या है? रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है। और लिगामेंट भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेंडन जो होता है वो बोन और मसल को कनेक्ट करने का काम करता है। और लिगामेंट जो होता है ये भी बोन एंड मसल को, ये बोन एंड बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है। हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम टेंडन करता है। और बोन को जॉइंट पर कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है ना? टेंडन में कोलाजन फाइबर ज्यादा होते हैं और लिगामेंट में इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं। यस। तो टेंडन और लिगामेंट में अच्छा सोच करके बताइए, अगर टेंडन में कोलाजन फाइबर ज्यादा है तो मजबूत तो बहुत ज्यादा है ये। और ये इलास्टिक है क्या, फ्लेक्सिबल है क्या? नहीं, इन इलास्टिक है। वहीं पर लिगामेंट जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा इलास्टिक होता है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। भाई नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में इसके अंदर क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स। फाइबर का अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पर? इरेगुलर अरेंजमेंट है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि इसमें मतलब फाइबर्स जो होते हैं ना, उसमें सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स उतने टाइटली पैक्ड नहीं। अदर सेल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोफाज भी एक दो हो सकता है, एक दो मास्ट सेल्स भी हो सकते हैं, कोई भी सेल हो सकता है। फाइन। अच्छा, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हमारे स्किन के डर्मिस। हमारा स्किन जो होता है, इसमें ऊपर वाली लेयर को इपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। तो डर्मिस जो होता है, डर्मिस के अंदर ये रहता है। ठीक है। पेरियोस्टियम, कवरिंग ऑफ बोन, उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। पेरिकॉन्ड्रियम, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, उसमें मिल जाएगा आपको ये। फाइन। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब भाई देखो, अब हमें क्या देखना है? हमने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर दिया, राइट। अब हमें देखना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो टिश्यू आते हैं, बोन आता है, दूसरा कार्टिलेज आता है। तो एक काम करेंगे हम, पहले बोन और कार्टिलेज को थोड़ा कंपेयर करके आइडिया ले लेंगे, फिर एक एक करके डिटेल में देखेंगे, राइट। प्यास ज्यादा लग रही है भाई। देखो बोन जो होता है ना, बोन, बोन के अंदर सेल्स भी होगा, मैट्रिक्स भी होंगे, फाइबर्स भी होगा। ऑब्वियसली कार्टिलेज के अंदर भी सेल्स होंगे, मैट्रिक्स होगा, फाइबर्स होगा। बोन में जो मैच्योर बोन सेल होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट, राइट। कार्टिलेज में जो मैच्योर कार्टिलेजनस सेल होता है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन में एक इमैच्योर बोन सेल होता है जो फ्यूचर में ऑस्टियोसाइट बन जाएगा, उसे कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल पता है आपको, मैट्रिक्स भी सिक्रीट करने का काम करता है। और यहाँ पर कार्टिलेज में जो इमेच्योर कार्टिलेजनस सेल होता है वो होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, राइट। बोन जो होता है, बोन में जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है
उस वो बोन ईटिंग सेल होता है। कैसा सेल होता है? बोन ईटिंग सेल होता है। और कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो कार्टिलेज ईटिंग सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं भाई? कार्टिलेज ईटिंग सेल्स, राइट। अच्छा, बोन ईटिंग सेल का मतलब क्या है? कई बार बोन जो होता है, बोन से आपको मिनरल्स को रिलीज करना होता है, रीजॉर्प्शन। तो वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करते हैं। जैसे बोन के अंदर क्या कैल्शियम डिपोजिटेड होता है ना, उस कैल्शियम को रिलीज करने का काम ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स करते हैं। और कार्टिलेज में फेगोसाइटिक सेल्स कौन होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। फाइबर्स जो होता है, बोन को अगर देखोगे तो बोन के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और कार्टिलेज में फाइबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई रिटेन हियर मे बी प्रेजेंट। मैट्रिक्स को अगर आप देखते हैं, मैट्रिक्स को देखते हैं, तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है ना, बोन का मैट्रिक्स होता है सॉलिड और नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल का मतलब क्या होता है? नॉन फोल्डेबल होता है। और बोन का, कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड होता है और प्लायबल, राइट। जो बोन होता है, बोन का जो मैट्रिक्स है उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट है वो 70% करीब होता है, और ऑर्गेनिक पार्ट 30% का करीब। फाइन। बोन का, बोन के मैट्रिक्स का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है जिसका मोर ज्यादा परसेंटेज है, उसमें आपको मिल जाएगा एक कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। अच्छा, ऑर्गेनिक पार्ट को अगर आप देखते हो तो उसमें ओसिन प्रोटीन मिल जाएगा। कौन सा प्रोटीन मिल जाएगा? ओसिन प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। अच्छा, सॉलिड प्लायबल पार्ट जो है, सॉलिड प्लायबल पार्ट को चलिए देखते हैं हमारे कार्टिलेज के। तो हमारे कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है सॉलिड प्लायबल, उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मींस वो पॉलीसेकेराइड जिसके पास म्यूकस की तरह अपीयरेंस है, उसको आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है उसका एक एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड। कॉन्ड्रिटिन सल्फेट मिल जाएगा आपको, कैरेटीन सल्फेट मिल जाएगा आपको। ये तो इनऑर्गेनिक पार्ट हो गए। ऑर्गेनिक पार्ट में एक प्रोटीन होता है, वो है कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो इस तरह से मैंने आपको बोन और कार्टिलेज को कंपेयर करके बता दिया। अब चलिए कार्टिलेज को डिटेल में देखते हैं। भाई कार्टिलेज जो है ना, उसके थ्री टाइप होते हैं आपके लेवल। एक है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज, और थर्ड है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है ना, देखिए मैंने यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाया है। जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज में जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है, ये जो यहाँ पे बना है, ये कवरिंग ऑफ कार्टिलेज है, राइट। ये हाइलिन कार्टिलेज में रहता है। और फिर जो हाइलैंड कार्टिलेज में जैसे ही आप अंदर देखोगे, तो ठीक पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स रहती है। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स का मीनिंग क्या है? इमैच्योर कार्टिलेजिनस सेल। और ये क्या करती है? फ्रेश कार्टिलेज बनाने का काम करती है। इसीलिए कार्टिलेज जो है बाहर की तरफ ग्रो करता है। मतलब समझो आप, जिधर इनऑर्गेनिक पार्ट है, सॉरी, जिधर इमेच्योर पार्ट है, ग्रोथ उसी तरफ हो, वही फ्यूचर में मैच्योर होगा ना। तो यहां पर देखें, ये जो एरिया है, इस सब इधर इधर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो फ्यूचर में मैच्योर होकर के मैच्योर पार्ट। थोड़ा सा आप अंदर जाते हो ना, तो आपको कई सारी छोटी छोटी, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज मिलती हैं। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटीज आर कॉल्ड लैक्यूने, and this lacunae has 1 to 4. It may be 1 or it may be 2 or it may be 3 or it may be 4 even. Mature cartilaginous cell chondrocytes are. So it has a lacunae, and that lacunae has mature cartilaginous cells. फाइबर्स देखते हो, तो जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज में फाइबर्स नहीं।
राइट। हाँ, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसका मैट, अच्छा कार्टिलेज में एक और चीज देखने को मिलता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है ना सॉलिड और प्लायबल तो होता है, और वो होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइबर्स को अगर आप देखते हैं, इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, और जो हाइलिन कार्टिलेज है उसके मैट्रिक्स में वो ओपेक होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और इसमें इसमें क्या होता है, हल्का हल्का ब्लू स्टिच आपको देख। फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, नेजल सेप्टम, हमारे दो नाक के बीच में जो दीवार है ना, वो नेजल सेप्टम से बना हुआ है। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। फिर ट्रैकिया जो होता है हमारा, वो सी शेप इनकम्प्लीट रिंग से बना। ट्रैकिया कैसे बना होता है, सी शेप रिंग एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होकर के बनती है ना, स्टैक होकर के बनती हैं। तो वो ट्रैकिया का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज का होता है। कोस्टल कार्टिलेज हमारे रिब्स के पास होता है, कोस्टल कार्टिलेज। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जहां पर दो बोन एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, उस ज्वाइंट को वहां पर जो कार्टिलेज होता है वो बोन के एंड को कवर किए हुए रहता है। समझिए, आपको मेरे पास ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो दो बोन ज्वाइंट पर बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज दोनों बोन के एंड को कवर किए हुए रहता है। ऐसा क्यों होता है कि भाई देखो, कार्टिलेज में ना ना तो ब्लड सप्लाई होता है ना न्यूरल सप्लाई होता है। तो अगर घिसेगा तो पहले कार्टिलेज घिसेगा, कार्टिलेज घिसेगा तो कम दर्द होगा, बोन घिसेगा तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो नेचर ने क्या किया है, वो जो घिसना जो फ्रिक्शन है उसी को हैंडल करने के लिए नेचर ने वहां पे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज दे दिया है, एंड दैट आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज इज एक्चुअली हाई कार्टिलेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है वो होता है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज बिल्कुल वैसे ही है जैसा हाइलिन कार्टिलेज होता है, लेकिन हाँ, इसमें मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोलाजन फाइबर है तब तो हम उसे कहेंगे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और अगर मैट्रिक्स के अंदर येलो फाइबर्स है तो येलो फाइब्रस कार्टिलेज का है। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्यूबिक सिम्फेसिस। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, हमारे दो वर्टिब्रल बोन होते हैं ना, इन दो वर्टिब्रल बोन के बीच में कार्टिलेज का पैड होता है, डिस्क होता है, उसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारे जहां प्राइवेट हेयर्स होते हैं, उन प्राइवेट हेयर्स के ठीक नीचे दो हिप बोन आकर के एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन करते हैं, और उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का पैड होता है, प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं, और वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ। येलो फाइब्रस कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर होते हैं, इसलिए इसको इलास्टिक कार्टिलेज भी कहते हैं। जैसे इपीग्लोटिस में मिल जाएगा। देखो आपका थ्रोट है, उसमें आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उस छोटी सी ओपनिंग को कहते हैं हम लोग इपीग्लोटिस, सॉरी ग्लोटिस कहते हैं। एंड दैट ग्लोटिस इज हैंडल्ड बाय, दैट ग्लोटिस इज कंट्रोल्ड बाय a cartilaginous flap like structure called epiglottis. That epiglottis is hyaline cartilage. स्टैकियन ट्यूब जो मिडिल ईयर से ओरल कैविटी तक कनेक्टेड होती है, जो हमारे माउथ, जो हमारे ईयर में एयर को बैलेंस करती है, ईयर में एयर को बैलेंस करने का काम करता है, वो भी बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। टिप ऑफ द नोज, ईयर पिना, ईयर पिना इज मेड बाय येलो फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, यू नो, नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इफ यू सी, वो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होता है, जब हाइलिन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है तो वो हो जाता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। नॉर्मली कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, राइट। नॉर्मली नहीं होता है, ओल्ड एज में तो हो जाता है। ये मिलेगा कहाँ नॉर्मली, तो जो फ्रॉग होते हैं ना उनका जो पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल क्या है अब दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप इतना ही समझ लो, जहां पर उनके बॉडी से आगे के पैर वाले, आगे के पैर जुड़े रहते हैं, दैट पॉइंट इज पेक्टोरल गर्डल, और जहां पीछे के पैर जुड़े रहते हैं वो है पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के अंदर कैल्शियम का साल्ट होता है। अब कैल्शियम साल्ट वाला कार्टिलेज होता है और उसको कहते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो भाई हमने देख लिया दो टाइप के कार्टिलेज हैं, तीन टाइप के कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज।
हाइलिन कार्टिलेज जो होता है उसमें फाइबर नहीं होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज में फाइबर नहीं होता है, फाइब्रस कार्टिलेज में फाइबर होता है। एक बात और, ये जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है ना, इस वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके पास पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। यस, पेरिकॉन्ड्रियम हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में नहीं देखने को मिलेगा। Yes. तो चलिए, यहां पर हमने कार्टिलेज को कवर कर दिया, बोन पर आते हैं। 1 मिनट प्लीज। काल कर्म क्लेश निर्विशेष। अब मैंने क्या किया, देखो बोन का तो हमने हल्का आइडिया ले ही लिया। अब हमने क्या किया कि एक लॉन्ग बोन लिया और लॉन्ग बोन को कट करके देखा। तो भाई बोन को जब आप देखते हो, लॉन्ग बोन को देखते हो ना, तो लॉन्ग बोन के एंड को हम लोग कहते हैं इपीफाइसिस। क्या कहते हैं? इपीफाइसिस कहते हैं। एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इज कॉल्ड इपीफाइसिस। अच्छा, लॉन्ग बोन जो होता है उसके बीच वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग डायाफाइसिस। और इपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में ये जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है मेटाफाइसिस। तो बोन के 3 पार्ट हैं, इपीफाइसिस, डायाफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। व्हाट इज एंड ऑफ द लॉन्ग बोन? इपीफाइसिस। मिड ऑफ द बोन, आई मीन दिस पार्ट ऑफ द बोन, दैट इज डायाफाइसिस और कॉम्पैक्ट बोन वी आर कॉलिंग। और इपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस। भाई देखो मैंने क्या किया समझिए आप। मैंने क्या किया कि मैंने एक शार्प नाइफ लिया, एक एक बात प्लीज ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया कि मैंने एक शार्प नाइफ, मैंने एक शार्प नाइफ लिया। देखो जो सबसे पहले हम डायाफाइसिस से स्टार्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन से स्टार्ट करते हैं। देखो डायाफाइसिस जो होता है ना, डायाफाइसिस बिल्कुल एक बैम्बू की तरह होता है, एक बांस की तरह होता है। बांस देखा है आपने? बांस अंदर से खोखला होता है ना, हॉलो होता है ना। उसी तरह से डायाफाइसिस जो होता है ये भी अंदर से हॉलो होता है। यस, हॉलो होता है। और जैसे बांस का कुछ थिकनेस होता है, वैसे ही डायाफाइसिस का भी कुछ थिकनेस होता है। फाइन। डायाफाइसिस मैंने क्या किया कि शार्प नाइफ लिया, है ना, और शार्प नाइफ लेकर के कट लगाया। एक कट यहाँ पर लगाया, कट बिल्कुल लगाया, और एक पतला सा स्लाइस लिया। तो पतला सा स्लाइस जब आप लोगे तो ऐसे वो रिंग की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा? बिल्कुल एक रिंग की तरह दिखेगा। जब इसको मैंने इस रिंग की फर्दर स्टडी की तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो डायाफाइसिस है, डायाफाइसिस के बीच में यहाँ पर येलो बोन मैरो होता है। और येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? फैट को स्टोर करना। यस, सो येलो बोन मैरो एक्चुअली दे स्टोर फैट। फिर हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो डायाफाइसिस है, ये चारों तरफ से एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, और उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्टियम। और अंदर की तरफ भी, अंदर जिस तरफ येलो बोन मैरो होता है उस तरफ भी ये कवर्ड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं इंडोस्टियम। तो दो दो कवरिंग होती है बोन की, अंदर वाली कवरिंग इंडोस्टियम, और बाहर वाली कवरिंग जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंडोस्टियम, और बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको पेरियोस्टियम कहा जाता है। पेरियोस्टियम और इंडोस्टियम के ठीक नीचे इमैच्योर बोन सेल होते हैं, और उन इमैच्योर बोन सेल्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। कौन से सेल्स? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो भाई देख लो, ऑस्टियोब्लास्ट सेल यहां पर भी होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल यहां पर भी होता है। ठीक है, दोनों जगह ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि बोन जो होता है वो बाहर की तरफ भी ग्रो करेगा, और बोन जो है वो
अंदर के तरफ भी ग्रो करता है। बोन दोनों डायरेक्शन में ग्रो करता है, अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में ग्रो करता है। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये मैंने बता दिया आपको कि डायाफाइसिस को कट करोगे तो आपको अंदर क्या दिखेगा। मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, एक एक बात ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने डायाफाइसिस को कट किया, पतला सा स्लाइस लिया तो मुझे एक रिंग की तरह दिखा। उसके बाद से ये जो डायाफाइसिस है ना, इसका इतना पार्ट मैंने कट कर दिया। देख ली, जो मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखो, बस इतना ही पार्ट मैंने इसमें लिया और ले करके फर्दर उसको जूम करके फर्दर उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे ऐसा दिखा। मुझे ऐसा कुछ दिखा, समझिए मैंने क्या किया था कि इतना जो पोर्शन है ना, इसको कट कर लिया था और कट करके इधर देखा, मुझे ऐसे दिखा। यहां पर ये बाहर जो कवरिंग है वो है पेरियोस्टियम, राइट। यहां पर अंदर जो कवरिंग है वो है इंडोस्टियम। पेरियोस्टियम और इंडोस्टियम के ठीक नीचे इमैच्योर बोन सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हो गए। उसके अंदर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल दिखे। यस, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल दिखे। ये वाला जो एरिया है भाई, यहाँ पर ऐसे चारों तरफ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल दिखे। मतलब अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल यहाँ पे दिखा, यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, चारों तरफ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल दिखे। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, इनको हम लोग कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ मैट्रिक्स जो था वो लेयर के फॉर्म में डिपोजिटेड था। और वो जो लेयर की तरफ मैट्रिक्स का डिपोजिशन होता है उसको कहते हैं लैक्यूने। तो भाई हैवर्सियन कैनाल है, समझना बात को। हमारे पास हैवर्सियन कैनाल है। हैवर्सियन कैनाल के अंदर वन आर्टरी, वन वेन, वन लिम्फेटिक वेसल और वन नर्व होती है, सारी सिंगल सिंगल होती है। और हेवर्सियन केनाल के चारों तरफ मैट्रिक्स जो होता है लेयर के फॉर्म में डिपोजिटेड होता है। और वो जो लेयर के फॉर्म में जो मैट्रिक्स डिपोजिटेड होता है उसको कहते हैं हेवर्सियन लैमेले। लैमेले क्या होता है समझिए। देखो, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो होमोजीनियसली बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो लेयर के फॉर्म में रैप्ड होता है। तो ये लेयर के फॉर्म में जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है ना हैवर्सियन लैमेले के चारों तरफ, उस सॉरी हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ, उसको कहते हैं हम लोग हैवर्सियन लैमेले। लैमेले क्या है? लेयर लाइक डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। और वो अगर हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ हो तो उसको हैवर्सियन लैमेले कहते हैं। ठीक है। जो हैवर्सियन कैनाल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होता है। फिर हमने इसके चारों तरफ हैवर्सियन लैमेले है। ये जो हैवर्सियन लैमेले है, ये आप देख रहे हो हैवर्सियन लैमेले। इस हैवर्सियन लैमेले में अगर आप फर्दर देखते हो तो आपको ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली लैक्यूने है। उसी को मैंने यहाँ पर जूम किया, देखिए वो जो स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पे जूम किया। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो आप, इसी को मैंने यहाँ पे जूम करके बनाया है। ये लैक्यूने होता है। लैक्यूने क्या था कार्टिलेज में? लैक्यूने कार्टिलेज में फ्लूइड फिल्ड कैविटी था ना, तो ये भी है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कार्टिलेज के लैक्यूने में कितने सेल्स थे? तो कार्टिलेज के लैक्यूने में 1 से 4 सेल्स थे। लेकिन यहाँ लैक्यूने में सिंगल सेल होता है, ऑस्टियोसाइट। फिर यहाँ पर लैक्यूने जो होता है उसमें लंबे लंबे पतले पतले टनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दिस लॉन्ग टनल लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनालिकुलाई। ये जो कैनालिकुलाई होता है ना, इसके अंदर बोन सेल का प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। ये समझो उसी का प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर। तो मैंने क्या बताया कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज के लैक्यूने में 1 to 4 सेल्स होते हैं। और बोन का जो लैक्यूने है, बोन के लैक्यूने में सिंगल ऑस्टियोसाइट होता है।
बोन के लैक्यूले में आपको कैनालिकुलाई मिल जाएगा, वहां पर लैक्यूले में कैनालिकुलाई नहीं होता है। वहां पर मैट्रिक्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बराबर बराबर चारों तरफ था। यहां पर मैट्रिक्स जो होता है वो लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, एंड दैट लेयरिंग इज कॉल्ड लैमेले। अगर ये लैमेले हैवर्सियन केनाल के चारों तरफ हो तो हैवर्सियन लैमेले कहेंगे भाई। इसमें कहा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं। तो यहां पर मैंने आपको बोन के डायाफाइसिस का स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा देखो, ये जो हैवर्सियन केनाल होता है लॉन्गिट्यूडनल केनाल होता है ना। जैसे समझ लो कि ये एक हैवर्सियन केनाल है और ये दूसरा हैवर्सियन केनाल है। इन दोनों हैवर्सियन केनाल को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक हॉरिजॉन्टल केनाल भी होता है, और इस हॉरिजॉन्टल केनाल को कहते हैं वॉकमैन केनाल। यस, वॉकमैन केनाल। ये तो मैंने आपको बताया, डायाफाइसिस की बात बताई। डायाफाइसिस के अंदर भरा क्या रहता है? येलो बोन मैरो भरा रहता है। येलो बोन मैरो के अंदर फैट का स्टोरेज। नेक्स्ट पार्ट है इपीफाइसिस। देखो इपीफाइसिस जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इपीफाइसिस बनाया है, समझो आप, ये जो इपीफाइसिस बनाया है, इपीफाइसिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, इन छोटे छोटे पोर्स की वजह से इसको स्पॉन्जी बोन भी कहा जाता है, कैंसिलस बोन भी कहते हैं। जब मैंने इपीफाइसिस को कट किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इपीफाइसिस के अंदर मैट्रिक्स का इरेगुलर अरेंजमेंट था। यहां पर भाई समझो, यहां पर मैट्रिक्स डायाफाइसिस की तरह लेयर के फॉर्म में अरेंज नहीं था। यहां पर मैट्रिक्स का इरेगुलर अरेंजमेंट था। वो भी अरेंजमेंट ऐसे था कि उसमें कैविटी बच जाती थी। और इस इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ट्रेबिक्यूले। यस, layer like arrangement of matrix in diaphysis is called lamellae. And here if you will see matrix is like I mean is arranged irregularly, we'll call it trabeculae. ये ट्रैबिक्यूले जो होता है ना, इस ट्रैबिक्यूले के अंदर रेड बोन मैरो भरा रहता है। ठीक है, रेड बोन मैरो भरा रहता है। और जो रेड बोन मैरो होता है, उस रेड बोन मैरो में हीमेटोपोसिस होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। राइट। देखो जब हम इम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं ना, तो ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले वो स्टार्ट होता है यॉर्क सैक से। यॉर्क सैक के बाद से जब लीवर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन लीवर में होता है। और जब हम अपने मदर के उम्र में 7th मंथ पर आते हैं, तो 7th मंथ में क्या होता है कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है। रेड बोन मैरो कहाँ होता है? ये होता है इपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग। फाइन। ये जो रेड बोन मैरो होता है, इस रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल फॉर्म होता है। फॉर्म होने के बाद से जो छोटे छोटे पोर्स है उसके थ्रू बाहर निकल आता है। हो गया काम, सर्कुलेशन में आ गया मतलब। और वहां पर जो भी आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का जो भी फंक्शन होता है वो करते हैं। अब देखें, नेक्स्ट पार्ट है इपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में ये वाला जो पोर्शन था, इसको क्या कहते थे हम लोग? मेटाफाइसिस कहते थे। भाई ये जो मेटाफाइसिस होता है ना, मेटाफाइसिस का वो एरिया जो इपीफाइसिस से कनेक्टेड होता है, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का लेयर होता है। इन सेल्स की लेयर को हम लोग कहते हैं इपीफाइसियल प्लेट सेल। ये जो इपीफाइसियल प्लेट सेल्स होती है ना, इसमें तेजी से सेल डिवीजन होता है, समझना आप। इसमें क्या होता है? तेजी से सेल डिवीजन होता है। और इसमें जो तेजी से सेल डिवीजन होता है, उससे हमारा हाइट इंक्रीज होता है। यस। ओके। सो मेटाफाइसिस है इपीफाइसियल प्लेट सेल्स, और उसमें सेल डिवीजन की वजह से बोन का लेंथ इंक्रीज होता है, तो हमारा हाइट भी बढ़ता है। ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन को देखते हैं। देखो बोन को आप डिवाइड कर सकते हो ड्राई बोन और डिकैल्सिफाइड। अगर आप एक बोन लेते हो और उसको आप हीट करते हो, ड्राई हीट देते हो, तो वो ड्राई बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्राई बोन कैसा होता है? ये ब्रिटल हो जाता है, समझो। जैसे ये बोतल को मैं पटकूंगा तो बोतल टूटेगा क्या? नहीं। लेकिन यही बोतल अगर शीशे का रहता तो टूट जाता ना, मतलब वो ब्रिटल है। और ये जो स्टील जो है ब्रिटल
नहीं होता है। उसी तरह से ड्राई बोन जो होता है वो ब्रिटल होता है, पटकों के तुरंत टूट जाएगा। और चूंकि आपने इसको हीट किया है तो इसका बोन मैरो जो होता है एब्सेंट होता है, ये जल गया होता है। और इसका ऑर्गेनिक पार्ट भी जल गया होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। प्लायबल है क्या? ये नहीं, प्लायबल नहीं होता है। ड्राई बोन जो होता है ब्रिटल होता है, प्लायबल नहीं होता है। वहीं पर डीकैल्सिफाइड बोन देखोगे तो डीकैल्सिफाइड बोन एक बोन को लेकर के अगर आप उसको किसी एसिड से लाइक HCl से ट्रीट करते हो वो बन जाएगा डीकैल्सिफाइड। डीकैल्सिफाइड मतलब क्या है? नाम से पता चल जा रहा है कि इसके अंदर से कैल्शियम का लॉस हो चुका है, ये डीकैल्सिफाइड बोन है। राइट। इसमें बोन मैरो होता है क्या? बिल्कुल बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट है क्या? ऑर्गेनिक पार्ट भी प्रेजेंट। तो बोन मैरो होता है इसमें, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। राइट। और ये क्या होता है, चूंकि इसका हार्ड पार्ट निकल चुका है तो ये प्लायबल हो जाता है। ठीक है। तो एक तो बोन हमने डिवाइड कर दिया ड्राई बोन और डिकैल्सिफाइड। अगर बोन के ओरिजिन को देखते हो, बोन के फॉर्मेशन का प्रोसेस देखते हो, अच्छा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन के बेसिस पर देखते हो तो जो बोन हमारे डर्मिस ऑफ द स्किन से बनता है उसको कहते हैं डर्मल बोन। जैसे हमारे जितने भी क्रेनियल बोन होते हैं ना, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, ये बोन्स जो होते हैं डर्मल बोन होते हैं। तो जो बोन डर्मिस के ओसिफिकेशन से बनता है उसको डर्मल बोन कहते हैं। लो भैया, ये कौन सा बोन है? डर्मल बोन है। और जो बोन कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बनता है उसको कार्टिलेजनस बोन कहते हैं, जैसे ह्यूमरस, फीमर। जो बोन टेंडन के ओसिफिकेशन, टेंडन समझते हो ना, जो बोन और कार्टिलेज को जो बोन और मसल को कनेक्ट कर रहा था, तो जो बोन टेंडन के ओसिफिकेशन से बनता है उसे कहते हैं हम लोग सिस्मोइड बोन। जैसे हमारा नी कैप, हमारा जो घुटना होता है उसमें गोल सा स्ट्रक्चर होता है बोन, पैटेला, वो पैटेला सिस्मोइड बोन। तो आपने क्या किया, ओरिजिन के बेसिस पर बोन को डिवाइड किया, डर्मल बोन, कैल्सी कार्टिलेजनस बोन। जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे बॉडी के ज्यादातर बोन जो होते हैं ना, वो बोन नहीं होता हमारे बॉडी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज ही होता है। बाद में वो कार्टिलेज बोन में चेंज हो जाता है। तो जो ये बोन कार्टिलेज से बने, जैसे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, टिबिया है, फिबुला है, दे आर मेड बाय कार्टिलेज। राइट। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया बोन क्या होता है और कार्टिलेज क्या होता है। फाइन। अब देखो, अभी यहाँ पर हमें हल्का आइडिया लेना है ब्लड का, डिटेल में कुछ भी नहीं देखना। ब्लड और लिम्फ का लेना है। देखो, ब्लड जो है ना ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और लिम्फ भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या आता है कि ये फ्लो करता है, लिम्फ भी फ्लो करता है। यस, ये फ्लो करता है। ब्लड में भी सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है और फाइबर्स। लिम्फ में भी सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं और फाइबर्स। ब्लड, जो ब्लड होता है उसमें सेल्स कौन कौन सी है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मोनोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट। मैट्रिक्स जो होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये 55% ऑफ ब्लड होता है, ये फ्लूइड नेचर का होता है, और फाइबर्स ब्लड में नहीं होते। अगर आप लिम्फ को देखते हैं तो लिम्फ में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पर भी फ्लूइड होता है और फाइबर्स यहाँ पर भी एब्सेंट। देखो, जब ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, जब ये ब्लड कैपिलरी के वॉल को क्रॉस करके और टिश्यू के बीच में चला जाता है ना, तब उसे लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कैसे बना? जब प्लाज्मा ने ब्लड कैपिलरी के वॉल को क्रॉस करके एंटर किया टिश्यू के,
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ब्लड और लिम्फ के बीच का बेसिक डिफरेंस बता दिया। फिर हमने देखा बोन देखा, फिर हमने कार्टिलेज देखा था, उसके पहले हमने डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखा था, और उसके पहले हमने देखा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के पहले एरियोलर कनेक्टिव। भाई देख, मैंने शानदार तरीके से, मैंने डिटेल में नीट का एक एक चीज कनेक्टिव टिश्यू का कवर कर लिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं आने। अच्छी तरह से इसको पढ़िए, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, और भाई मेरा चैनल जो है उसको प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नीचे कमेंट में भी कुछ बोल ही दो, गाली मत देना, बोला सब कुछ बोल देना आप। चलिए, हमें आज्ञा दीजिए। टाटा, बाय बाय।